मित्रों, मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपके जीवन में, आपकी परीक्षाओं में संजीवनी की तरह कार्य करे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। आज मेरी ये हिंदी की पहली वीडियो है और मैं एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा और पूरी थ्योरी में इतने अच्छे से कि कोई भी प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं जाए। और अगर एक आध प्रश्न कुछ थ्योरी से अलग मिलता भी है तो वो हम आपका क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक एक टॉपिक हिंदी का कोई भी पेपर हो, कहीं बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये विश्वास मानिए। और हिंदी आपको बता दें, हिंदी हमें अकेले ना केवल पेपर की दृष्टि से, जबकि हमें अपने जीवन में भी अगर अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छा बोलने की कला होनी चाहिए। और वो समय निकल गया जब लोग अंग्रेजी बोलकर शान बताते थे। आजकल अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी बोलता है तो वो भी अपने आप में एक विशेष व्यक्ति होता है। तो मेरा मानना यही है कि आप हिंदी को केवल एक मातृभाषा मत समझें। कुछ लोग समझते हैं मातृभाषा मतलब मात्र माने ओनली एक भाषा, लेकिन हिंदी हमारे लिए मात्र एक भाषा नहीं है। ये क्या है? हमारी मातृभाषा। मातृ का मतलब होता है मां से संबंधित। तो ये हमारी मां के समान है। हम यूं कह सकते हैं कि जो भाषा हमारी मां के द्वारा बोली जाती है, बचपन से हम जिस भाषा को सीखते हैं वो कहलाती है मातृभाषा। तो हमें हिंदी को मातृभाषा की तरह ही पढ़ना है। और किसी भी भाषा को पढ़ने से न केवल उसके शब्दों का ज्ञान होता है, जबकि उस भाषा में जो संस्कृति है उसका इतिहास है, उसके जो भी गुण है वो सब हमारे अंदर अनायास ही आ जाते हैं। तो इसी भाव से हम पढ़ते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के बारे में कहा भी है कि रटो सिर्फ एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। तो उन्हीं के वाक्य को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी। तो देखिए, आज पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला में किसी भी हमें भाषा को सीखना है तो सबसे पहले उसके वर्णों को, और वर्णों से फिर जो शब्द बनेंगे उनको सीखना है। उसी से फिर हम उस भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। तो वर्णमाला, पहला प्रश्न यही बनेगा आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, ये सभी लोग कर लेंगे। वर्णमाला कहते हैं, ये चीज मैं बाद में क्लियर करूंगा, अभी सामान्य तौर पर बता देता हूं। आपको पूछ रहा है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या होगी 52। और अगर आपको 52 ना मिले, 52 ना मिले और पेपर में आपसे पूछ रहे कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो वो हो जाएगी आपकी 44। ठीक है, जब 52 ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछ रहे मूल वर्ण तो आपको ध्यान देना है 44 जाएगा। जबकि स्वरों की संख्या है आपकी 11 और व्यंजन की संख्या है 33। और आगे मैं बताता चलूंगा आपको, संयुक्त व्यंजन भी 4 है। और ये सब पूरा लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे कौन से वर्ण क्या है। तो पूरा कंक्लूड करके उनकी संख्या आपको बताई जाएगी, कब क्या चेंज होती है, कब क्या पूछा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है? तो भाषा जो है वो भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से। भास धातु शब्द का या कहें कि क्रिया का मूल रूप होती है। तो संस्कृत में जो भास शब्द था उससे बना है भाषा। भास का मतलब होता है बोलना या कहना, बोलना। तो इससे बना है आपका भाषा। तो भाषा आपसे पूछ रहा है क्या है, तो यहां पर हम परिभाषा लिख देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भाषा की परिभाषा बताइए, तो जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। सोचो अगर भाषा ना होती तो हम कैसे अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते। पहले के समय में संकेतों के माध्यम से पहुंचाते। जैसे हमें किसी को बुलाना है तो हम कहेंगे ऐसे, या कोई भी
तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन अब भाषा का जब विकास हुआ तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में अगर हमें किसी को दूसरे को अपना विचार व्यक्त करना है या किसी के विचारों को समझना है तो उसके लिए 3 प्रकार से, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हम जब बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा, लिखकर करते हैं तो लिखित भाषा, और संकेतों के माध्यम से करते हैं तो सांकेतिक भाषा। अब बात आती है कि वर्ण क्या है। वर्ण, तो ध्यान देना, जो वर्ण है, वर्ण की परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, या इसको एक शब्द इसमें आप जोड़ लें कि लिखित भाषा की, किसकी? लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है? वर्ण। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं हम लोग? वर्ण। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी वर्ण है, लेकिन चूंकि भाषा और ध्वनि दोनों एक ही है, जब हम उसको मौखिक रूप से बोलते हैं तो वो ध्वनि हो जाती है, और जब हम लिखित रूप में बोलते हैं तो वर्ण हो जाती है। इसलिए हमने थोड़ा ये शब्द जोड़ दिया है कि आप लिखित भाषा पूछिए तो आपको वर्ण पे ध्यान देना है, अगर आपसे मौखिक कहा जाए तो ध्वनि पे ध्यान देना है। वास्तव में ये दोनों एक ही है। और आपको पूछा है कि सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, तो या तो आपको ऑप्शन में वर्ण मिलेगा या ध्वनि मिलेगा। अगर दोनों देंगे तो वो आपसे पूछेंगे स्पष्ट रूप से कि लिखित भाषा की पूछी गई है कि मौखिक भाषा की। अब ध्वनि भी क्या है? ध्वनि एक प्रकार से वर्ण ही है। इसको हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी, या इसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम इकाई, ये हो जाएगी आपकी ध्वनि। ध्वनि और वर्ण एक ही है। अब बात होती है कि अक्षर क्या है। तो देखो, अक्षर जो होता है, जब हम वर्णों को मात्राओं सहित लिखते हैं तो वो आपका कहलाता है अक्षर, मात्रा सहित, ठीक है? मात्रा सहित जो वर्ण होते हैं उन्हीं को कहते हैं अक्षर। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। जैसे हमने कहा कि मान लो एक शब्द है राम, तो आपसे पूछा जाए कि राम में वर्ण कितने हैं, तो राम में अगर हम वर्ण देखें तो देखो इसको हमें कैसे देखना होगा। रा हलंत लगाएंगे इसमें, प्लस आ बड़ा, प्लस मां और प्लस छोटा। तो आपको राम शब्द में कितने वर्ण मिले? 4। जबकि अगर हम इसी में पूछें कि राम शब्द में अक्षर कितने हैं, अक्षर, अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षण ना हो, जो कम से कम उतना तो आवश्यक है अगर हमें कोई विचार आपके पास पहुंचाना है तो कम से कम एक अक्षर। तो इसको हम लोग कह देंगे कि इसमें अक्षर की संख्या बताओ। तो अक्षर इसमें कितने हो गए? 2 हो गए, एक तो रा और एक मां, तो ये 2 अक्षर हो गए। तो ये अंतर है अक्षर में और शब्द में। चलिए, और आपको बता दें वर्णों से मिलकर बनते हैं, जब हम वर्णों को मात्रा से देते हैं तो वो बनते हैं आपके अक्षर, और अक्षरों के मेल से बनते हैं आपके शब्द। अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं? आपके शब्द, या शब्द को ही हम कहते हैं पद। और बस इतना सा अंतर है इनमें कि जो शब्द है वो स्वतंत्र रूप से जो शब्द लिखे होते हैं उनको हम शब्द कहते हैं, जबकि वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो तो फिर हम उनको शब्द ना बोल के उसको पद बोलते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए पद क्या है, तो शब्द तो स्वतंत्र रूप से कोई भी शब्द है, राम घर जाता है तो इसमें राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है। जबकि पद कहें हम तो पद की शर्त यह है कि उन शब्दों को व्याकरणिक कोटियों में बंधा होना चाहिए। कारक चिन्ह, जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं एक दूसरे से व्याकरणिक कोटियों के आधार पर बंधे हैं, तो हमें पता चल रहा कि क्या रिलेशन है आपस में, तो वहां पर वो पद कहलाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, आप शब्द या पद की बात आई है तो शब्द या पद को ही क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, या मौखिक भाषा ही कहें तो ध्वनि। लेकिन आपसे कहा जाए
कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्योंकि इनसे तो हमारा कार्य क्या है, भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना। क्या वर्णों के माध्यम से विचार का आदान प्रदान होगा? नहीं, कम से कम एक शब्द तो होना चाहिए, कोई भी एक शब्द होगा तब तो हम किसी का मान नाम ही बुलाना है किसी को, तो एक शब्द चाहिए हमें। तो अगर आपसे पूछे जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये आप लिख लेना कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी शब्द हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, शब्द को ही पद कहते हैं जब वो व्याकरण कोटियों में बन जाता है। और फिर शब्द से आपका क्या बनता है, शब्द से बनता है आपका शब्द से आपका बन जाता है उपवाक्य, फिर उपवाक्य से वाक्य, और ऐसे आपको हम बताएंगे अगले टॉपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिपि चिन्ह। तो लिपि चिन्ह कुछ नहीं है, जो हमारे वर्ण है वही एक प्रकार से लिपि चिन्ह है। कोई भी भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है। लिपि माने लिखने का तरीका। अगर हम आपको सामान्य भाषा में कहें कि लिपि मतलब क्या होता है, तो लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका। लिपि मतलब लिखने का तरीका, लिपि मतलब लिखने का तरीका। और आप एक चीज का ध्यान दो कि लिखने का तरीका मतलब कोई भी भाषा हो को उससे हम लोग किसी तरह से, अंग्रेजी को हम लोग अलग लिपि में लिखते हैं, उसकी अलग लिपियां होती हैं, हिंदी की अलग लिपियां होती हैं। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि जो लिपियां हैं वो क्या है, आपकी लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं। अब कुछ लिपियां आपको ध्यान रखना है कि हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि जो है वो कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी। और एक चीज ध्यान रखो, हिंदी ही, ना केवल हिंदी की, जबकि संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। तो हिंदी के अलावा संस्कृत के अलावा आपकी जो मराठी है, ठीक है, मराठी, गुजराती, आपसे कहें नेपाली, ऐसे और कई भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। तो ध्यान रखना, हिंदी की आपको बताई हमने। इसके बाद अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की रोमन है, सबको पता है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ज्यादा समझ लीजिए। उर्दू की आपकी क्या हो जाएगी, उर्दू की हो जाएगी आपकी फारसी लिपि। और फिर वहां पे आपका मान लो पंजाबी की गुरुमुखी। ऐसी लिपियां हम अगली किसी क्लास में चर्चा करेंगे, यहाँ ज्यादा समय हो जाएगा अगर हम लिपियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से मतलब जिनके लिए हमें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको कहते हैं हम स्वर। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण है वही आपके क्या है, स्वर है। मतलब इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब एक और हम कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। स्वतंत्र रूप से मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से जो वायु बाहर निकलती है वो वायु ना हमारे मुंह के किसी भाग से टच होगी। जैसे हमने कहा कि आ ई उ, तो हमारे जो कम से कम जो हमारे मुंह के जो स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो इनमें कम से कम स्वतंत्र रूप से हमने कहा आ ई उ, तो ये कम घर्षण उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित वर्ण है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखें आगे। आपसे पूछ रहा है स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। और अगर आपसे पूछ रहा है कि लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 11, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10। तो इसको ध्यान रखना। बाकी हम आपको यहाँ पे लिख के भी बता दे रहे हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं आपके। तो इसकी परिभाषा साफ कर दें क्योंकि यहाँ पे हमें स्वरों को लिखना है। तो छोटा आ, और आप एक चीज ध्यान रखना, बहुत से लोगों ने अलग अलग किताबों में बहुत अलग अलग लिखा हुआ है स्वरों के संबंध में, और सर्वमान्य है उसको ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और आप यहाँ पे देखिए बहुत से जो नए विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी पे काफी शोध किया है, उन्होंने अ को हिंदी में शामिल किया है, जबकि अ एक आगत वर्ण है जो विदेशी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी का अ, इसको हिंदी में शामिल किया गया है। और जबकि उन्होंने ऋषि को शामिल नहीं किया है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग
अभी जो सर्वनाम ज्यादातर आपको जो पढ़ने को मिलता है उन्हीं को पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं। तो स्वरों को हम लिख लें पहले, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ए, आई, ओ और आओ। अब देखिए हमारे स्वर कितने हैं? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन मात्राएं कितनी है? 10। क्यों? क्योंकि जो आपकी छोटा होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और वो इसीलिए हम लोग ध्यान रखना, छोटा को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं? छोटा को कहते हैं उदासीन स्वर। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर, या कुछ लोग इसको एक नाम और बोलते हैं शहीद स्वर। एक बार पूछा गया है इस नाम से कि शहीद स्वर कौन सा? ये शहीद हो जाता, किसी व्यंजन के साथ लगता तो अपनी मात्रा दिखाता नहीं है, ये उसके लिए शहीद हो जाता है। ठीक है, तो स्वर उदासीन स्वर, या इसको ही हम कह दें शहीद स्वर। अब यहां पे देखिए आप, जो छोटा आ है उसको यहां पे देखें, छोटा आ की हम कोई मात्रा नहीं लगाते, बड़ा आ की एक खड़ी का एक मात्रा, छोटी ई की पीछे मात्रा। एक चीज और ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान कीजिए आप। ये होता है सिरोरेखा। क्या होता है? सिरोरेखा। कई बार हमें इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को पता नहीं होता है और हम लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिरोरेखा कहलाती है। तो पेपर में एक बार ये भी पूछा गया है कि कितनी ऐसी मात्राएं हैं जो सिरोरेखा के ऊपर जाती है। अब आपको पता ही ना हो सिरोरेखा क्या है, ध्यान रखना, ये सिरोरेखा कहलाती है, जो लाइन जिसके नीचे हम लिखते हैं। इन आपको मैं बहुत, आप हमें पता है, आप सभी लोगों ने वर्णमाला कई बार पढ़ी होगी, लेकिन आप ये देखेंगे हम बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे जो हम लोग सामान्यतः छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते इन पर, और पेपर में बन जाती हैं तो हमसे गलत हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी इतने बड़े पहाड़ से टकराएगा, कोई बड़ी चीज है, बहुत फेमस चीज है, कौन चीज है, वो सबको आ जाएगी, सबको दिखता है कोई बड़ी चीज है, तो कोई पहाड़ों से नहीं टकराता है। टकराते कैसे हैं? छोटे छोटे पत्थरों से, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, रास्ते में पड़े हुए हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है। ठीक है, पता चले कि फिर उस छोटे पत्थर से आप टकरा गए और फिर रोते रोते गाना गाया, पेपर दे के आए और छोटी सी चीज गलत हो गई, फिर गाने लगे कि लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। तो आपको फूलों से चोट नहीं खाना है, समझे? तो सिरोरेखा के पीछे मात्रा। अगले ये बड़ी मात्रा, बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ का देखें आप, छोटा ऊ का ये छोटी मात्रा इस तरफ से घूमेगी, और बड़ा ऊ का होता है इस तरफ से। अब ये तो बहुत सामान्य है, लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, जब छोटा ऊ की मात्रा हम किसी ऐसे स्वर के साथ, किसी ऐसे वर्ण के साथ में लगाते हैं जिसकी वो नीचे नहीं आती है, तो उसमें हमें छोटा ऊ को देखो, जैसे हमने रा पे लगाया, रा पे, तो रा पे जब हम बड़ा ऊ को लगाएंगे तो हम ऐसे लगाएंगे, लेकिन जब छोटा ऊ को लगाएंगे तो हम इस पे रा पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। आपने देखा होगा रुपया ऐसे लग जाता है, रुपया छोटा ऊ होता है रुपया। या गुरु में हम लोग लिखने में, वर्तनी शुद्धि में बहुत ही गलत होता है, तो गुरु में छोटा ऊ है गुरु, तो गुरु में रा पे छोटा ऊ की मात्रा है तो ऐसे लिखेंगे। बहुत से लोग लिख देते हैं गुरु, ये गलत हो जाता है। ठीक है, गुरु में भी छोटा ऊ है, तो ऐसे इसमें ध्यान रखना आप, छोटा ऊ की मात्रा को जब हम ऐसे बड़ा ऊ लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ है। फिर ऋषि। अब ऋषि के बारे में जान लो आप। ऋषि जो है, ऋषि को हमारे जो नई हिंदी आई है, जो संविधान द्वारा मानक हिंदी स्वीकार की गई है 1967 के दौरान, तो उस दौरान ये ऋषि को नहीं माना गया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो ऋषि है ये तो बहुत पहले ही गायब हो चुका है हमारे हिंदी से, ये संस्कृत में था, इसका स्थान ले लिया है री ने, रा और ई, इसने ले लिया है इसका स्थान री। इसका उच्चारण होता था री, तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। आपको पता है इसका क्या है उच्चारण था? मूर्धा, आगे बताऊंगा मैं। तो री ऐसे मूर्धा से, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं आजकल? री। री बोलना ही बंद कर दिया है, किसी शब्द के लिए नहीं बोलते। इसलिए इसका मानते हैं विद्वान कि इसका हम लोगों ने उपयोग करना ही बंद कर दिया, इसलिए हिंदी में इसका उपयोग नहीं करते, इसलिए हिंदी में वो लोग नहीं गिनते। लेकिन संख्या फिर भी 11 है, क्योंकि इसको नहीं गिनते तो इसकी जगह पे किसको गिनते? मैंने बताया था आपको, इसकी जगह पे अ को मान लिया है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं।
तो अ को मान लिया है ये जो आगत वर्ण है। तो ठीक है, अब वैसे ये ज्यादा चलता है तो इसलिए इसको मानते हैं, लेकिन मानक हिंदी के अनुसार ये आपका री ना होके आपका अ स्वरों की संख्या में शामिल किया जाता है। इसकी मात्रा अगर हम देखें तो इसको हम किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, रा में और डी में सही से लगाना सीखो। रा की मात्रा होती है, किसी को भी रा के नीचे लगाते हैं तो वो रा ऐसे लगाते हैं, इसको घुमाते हैं। ये बहुत गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां, आगे मैं चर्चा करूंगा इसकी। अब देखें, ए की शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा, ए की शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा, ओ की एक खड़ी पाई एक मात्रा, औ की एक खड़ी पाई दो। बस ये आपका सामान्य स्वरों का परिचय था। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर, कि स्वर जो बने हैं उनकी उत्पत्ति हुई, तो उस आधार पर हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से स्वर हैं। तो आप देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो आपके हैं दो प्रकार के। पहला है आपका मूल स्वर और दूसरे हैं संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वरों की संख्या है 4। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मूल स्वरों को ही हम लोग बोलते हैं हर्ष स्वर, वो दूसरी दृष्टि से है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना हर्ष स्वर भी इनको बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग गुरु स्वर, सॉरी लघु स्वर, लघु 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 मात्रिक आपने सुना होगा। तो लघु स्वर, हर्ष स्वर, ये मूल स्वर ये है, सब एक ही है, लेकिन अभी हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, मात्राओं के आधार पर पढ़ेंगे तो लघु स्वर में हम इन्हीं को रखेंगे। तो ये आप देखते रहें, फिर अब देखें अब आप मूल स्वर जो है वो 4 हैं। तो कौन कौन से हैं मूल स्वर 4? तो मूल स्वर जो आपके हैं वो 4 कौन कौन से हैं, यहां देखें आप। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इन चारों को कहते हैं मूल स्वर। ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है पेपर। इसके बाद आपके आते हैं दीर्घ स्वर, और सॉरी संधि स्वर कह देंगे हम। संधि स्वर होते हैं 7, और संधि स्वरों को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। संधि स्वर इसलिए क्योंकि ये जो आपके स्वर हैं, ये जितने भी हैं 7, ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, संधि स्वर। और ये जो दीर्घ स्वर हैं ये सजातीय मूल स्वरों के योग से बनते हैं। जो मूल स्वर है ना, इनको जब हमने सजातीय मूल स्वरों को जोड़ा तो आपके बने हैं दीर्घ स्वर। सजातीय क्या होते हैं उसको भी हम बता देते हैं आपको। पहले आप यहाँ पे हम इसको लिख दें, फिर आपको बताते हैं सजातीय स्वर। तो जब छोटा आ प्लस छोटा आ मिले तो आपका क्या बनता है, बड़ा आ। तो बड़ा आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा मिले तभी बड़ा बनेगा। छोटा के साथ बड़ा मिल जाए तो भी बड़ा, और बड़ा के साथ छोटा मिल जाए तो भी बड़ा, और बड़ा और बड़ा मिले तब भी आपका बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सोचे कि छोटा छोटा मिलके बड़ा बन रहा तो बड़ा बड़ा मिलके और कुछ बड़ा बनेगा। बड़ा से बड़ा कुछ नहीं होता है, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो आपको देखो ये आपके कहलाते हैं सजातीय। छोटा छोटा के लिए कैसा है, सजाती है, या छोटा आ बड़ा आ के लिए भी कैसा है, सजाती है। ठीक है, या आप कहें तो हम इसको एक और अच्छे तरीके से लिख दें कि यदि छोटा आ या बड़ा आ जब छोटा आ या बड़ा आ से मिले तो आपका क्या बनाएंगे, बड़ा। छोटी ई या बड़ी ई, ये छोटी ई लिखनी है, तो छोटी ई या बड़ी ई जब छोटी ई या बड़ी ई से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ी ई। इसका मतलब छोटी छोटी से मिले तो भी बड़ी, छोटी बड़ी से मिले तो भी बड़ी, बड़ी बड़ी से मिले तो भी बड़ी। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों में से कोई भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ मिले तो आपका क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। तो अब आपको ध्यान रखना है ये जो आपके 3 बने हैं यही आपके क्या है, यही है आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ संधियां पढ़ेंगे हम, इन्हीं को पढ़ेंगे दीर्घ संधियों में। तो आप ध्यान रखना कि ये आपके हो गए, ये आपके हो गए दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, सजातीय। सजातीय मतलब छोटा छोटा के लिए सजाती है। छोटा और बड़ा आपस में कैसे हैं, देखो हम कहें छोटा और छोटा, ये कैसे सजाती है, छोटा
और बड़ा आ, ये सब आपस में कैसे सजाती है, जबकि इसके साथ में अगर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो उसके लिए विजातीय होगा। क्या होगा? विजातीय। जैसे छोटी छोटी के लिए सजाती है, छोटी बड़ी के लिए सजाती है। जो आपके दीर्घ और लघु स्वर होते हैं ना, जैसे ये इसका छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये छोटी बहन, ये बड़ी बहन, ये छोटी बहन, ये बड़ी, छोटा भाई, बड़ा भाई, तो ये आपस में सजाती है। जबकि ये अन्य के लिए, ये इसके लिए बजाती है, ये इसके लिए बजाती है, ये इसके लिए बजाती है। तो सजाती बजाती ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पे आपने देखे हैं सजातीय स्वरों के योग से, सजातीय मूल स्वरों के योग से बनते हैं, सजातीय मूल स्वरों के योग से बनते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। चलिए इसको साफ कर देते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि हम लोग आगे फिर इसको यहाँ पर जगह दे सकें। अब देखो संयुक्त स्वर होते हैं आपके 4, कौन कौन से होते हैं? पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए सजातीय स्वर जो होते हैं वो आपके होते हैं 4। देखो यहां पर जब कभी छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई मिल जाए, छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए, तो ये आपका बनाएगा ए। तो ध्यान देना, चाहे छोटा से छोटी मिले तो भी ए, छोटा वो बड़ा से छोटी मिले तो भी ए, बड़ा से बड़ी मिले तो भी ए। अब कभी छोटा आ या बड़ा आ से या तो आपका ए मिले या फिर स्वयं अय मिल जाए तो भी बनेगा क्या? अय बनेगा। क्या बनेगा? अय बनेगा। अब छोटा आ या बड़ा आ से जब कभी ऊ मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। ये संधियों में भी आपको काम आएंगे, संधि के नियम सीख रहे हैं आप, एक प्रकार से ये समझते हैं। तो ये क्या बनेगा? ओ। और जब कभी छोटा आ या बड़ा आ से आपका ओ मिल जाए या स्वयं औ मिल जाए तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ध्यान रखना, ए आई ओ औ ये आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। और ये कैसे बनते हैं इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। बहुत से लोग आपको केवल छोटा छोटी मिला के ए बना देंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है छोटा चाहे बड़ा, इन दोनों में भी कुछ भी ये मिले, मान लो छोटा से छोटी मिला तो भी ये, छोटा से बड़ी मिला तो भी ये, बड़ा से छोटी मिली तो भी ये, बड़ा से बड़ी मिले तो भी ए। ऐसे सब में आपको नियम फॉलो करना है। अब इसमें एक चीज और समझ लो, संधियों में आपने पढ़ा होगा कई बार कि आपका जो ए और ओ ये दो होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गुण स्वर। इनको क्या कहते हैं? इधर लिखे दे रहे हैं हम, इनको कहते हैं गुण स्वर। गुण संधि बनती है ना इनकी। चलिए, और अगला जो है आपका ये जो है आय और औ, ये जो है आपके ये कहलाते हैं क्या? तो इनको हम लोग कहते हैं वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये भी पूछा जाता है। तो यहां पर ये स्वरों का परिचय हो। चलिए अगली क्लास, अगली जो स्लाइड है उसमें देखते हैं क्या है। देखिए अब हम लोगों को देखना है मात्रा के आधार पर। जो आप लोग छंद पढ़ेंगे तो उसमें मात्राएं गिननी होती हैं, तो वहां पे हम स्वरों की मात्राओं के हिसाब से ही उसको गिनते हैं। तो मात्राओं के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के, या दो प्रकार के ना दिया जाए तो फिर 3 प्रकार के। ठीक है, 2 या 3 प्रकार के, आपको ऐसे मान के चलना है।
ये चूंकि संस्कृत में हुआ करता था, हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, तो हम लोग दो मानते हैं समानता, और दो ना दिया हो तो फिर तीन। लघु स्वर जो है, लघु स्वर हम मूल स्वरों को ही कहते हैं, जो आपके मूल स्वर होते हैं ना, छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि, ये ऋषि भी लघु स्वर होता है। इसके भी दो, जैसे इनके जोड़े होते हैं ना, छोटा का बड़ा, छोटी की बड़ी, छोटे को बड़ा, इसका भी एक जोड़ा था लेकिन वो संस्कृत में रह गया, वो हमने संस्कृत से लिया नहीं, छोटा वाला ही हमें हिंदी में आया है बस। और अब तो ये भी जब अपभ्रंश, जब हिंदी का विकास हो रहा था संस्कृत से, तो उस दौरान जो अपभ्रंश थी उसी दौरान हमने इसको बोलना बंद कर दिया तब से ही। तो अब ये हिंदी में मानते भी नहीं है कुछ लोग तो इसको। चलिए आगे देखें अब आप गुरु स्वर। तो जितने भी आपके संयुक्त स्वर हैं वो सभी किस में आएंगे, आपके गुरु स्वर में। ठीक है, किस में आएंगे, गुरु स्वर में आएंगे। तो आप लोग ध्यान देना कि नजदीक कर दो, ब्लर आ रहा क्या हो गया, ब्लर हो गया, थोड़ी नेगर जाके, अब थोड़ी नेगर जाके ऐसा कर दो हल्का सा, सही आ रहा। तो गुरु स्वर जो है, गुरु स्वर, गुरु स्वर वो होते हैं जिनकी दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, या आप लोग ये कह सकते हैं जो लघु स्वर हैं वो आपके ये होते हैं, इनको हम लोग एक मात्रिक भी कहते हैं। कितने, एक मात्रिक। और इसकी मात्रा का चिन्ह ये होता है सिंगल, हम ऐसे एक चिन्ह लगा देते हैं। और गुरु स्वर की मात्रा का चिन्ह ये होता है। और जितने भी आपके संयुक्त स्वर हैं, कौन कौन बचा है आपका, बड़ा आ, बड़ी ई, ये चूंकि दो से मिलकर बनते हैं ना, दो से मिले तो दो मात्राएं होंगी, इनकी मात्रा कितनी होती है, दो। तो बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और ए, आय, ओ, आओ। आपको रटना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझो, ये दो दो से मिलकर बन रहे थे, तो दो मात्राएं होंगी इनकी, ये सिंगल खुद में मूल थे तो इनकी एक एक मात्रा होगी, तो ये गुरु स्वर होंगे। चलिए, और एक जो संस्कृत में होता था, हिंदी में अब ये ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसको समझ लेते हैं, पेपर में पूछा जाता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है इसको हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी शब्द का देर तक उच्चारण करना हो, बहुत लंबा समय तक उच्चारण करना हो। और आपसे पूछे नाटकों में प्रयोग होने वाला, किसमें प्रयोग होने वाला, नाटकों में, इसका चिन्ह जो है ये ऐसे होता है, या तो हम तीन लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि दीर्घ मात्रिक जो होते हैं ना आपके गुरु स्वर, उनसे भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग जो है ये तीन का चिन्ह लगा देते हैं, या फिर ऐसे जो गुरु का चिन्ह है उसको दो तीन बार लगा देते हैं, तो वो आपका क्या माना जाता है, पुरुष स्वर। और ये नाटकों में प्रयोग होता है। ठीक है, खास तौर पर नाटकों का ये स्वर है, नाटकों में किसी को पुकारने के लिए, क्या के लिए, पुकारने के लिए। जैसे हमने कहा सुनो, तो हमें देर तक कहना है सुनो, तो सुनो में क्या लगा देंगे, ऐसे। ठीक है, या मान लो कि हम लोग ओम लिखते हैं, ओम, देर तक ओ बोलते हैं, तो ओम लिखने के बाद हम इसको या तो तीन ऐसे कर दें, ओम लिख दें, या फिर हम लोगों को ऐसे ओ लिख के और फिर ऐसे जो आपके दीर्घ स्वर है ना उनको ही दो तीन बार लिख दो, तो ओ और फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ओ, जैसे हमने कहा ओम, तो इसमें देर तक ओ बोल रहे हैं, तो इसमें हम लोग प्लस स्वर का ऐसे चिन्ह लगाएंगे। या मान लो जैसे भगवान राम जंगल में सीता माता को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने उनके नाम क्या क्या कहा, सीते, तो जो ए हमने जोर तक खींचा, तो उसके लिए ये लिखने में हम कैसे उसको प्रयोग करें, तो इसलिए हमारे जो विद्वान है उन लोगों ने प्लस स्वर का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए, तो आप इसको भी ध्यान रखना। अगला है जो हमारा, वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। जब हम उच्चारण करते हैं तो होष्ठ हमारे ओठ जो है वो कैसे होने चाहिए, उसके आधार पर हम लोग ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ते हैं। तो देखिए आप, वृत्ताकार, दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसको हम लोग एक शब्द, एक नाम और ले सकते हैं। वृत्ताकार को हम लोग कहते हैं गोलाकार, और इसको कहते हैं अगोलाकार। तो बहुत सरल सा शब्द है, गोलाकार इसको कह देंगे वृत्ताकार को, और इसको कह देंगे अगोलाकार। इसको देखते हैं कौन कौन है। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ है अगर वो गोल आकृति में आ जाए तो वो स्वर जो किस में रखे जाएंगे, वृत्ताकार में। जैसे हमने कहा ऊ, फिर हमने कहा बड़ा ऊ, फिर कहा ओ, फिर कहा आओ। तो देखो ये चारों जब आप बोलेंगे ऊ ऊ
ओ, आओ, तो ये आपका होंठ गोल आकृति में आएगा। अगर गोल आकृति में नहीं आएगा तो आप उसका सही उच्चारण भी नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि भाई साहब हम तो ऐसे बोलेंगे ऊ, ऊ, ओ, तो ऐसे बोल तो सकते हैं लेकिन वो सही उच्चारण नहीं है। हमारे जो वैज्ञानिक भाषा विज्ञानी रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन लोगों ने हमारी जो भाषा है संस्कृत, वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, क्योंकि जब हम संस्कृत के उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट मानी जाती है। कंप्यूटर के लिए भी हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सबसे उपयुक्त मानी गई है। संस्कृत से ही बनी है हिंदी, तो हिंदी भी आपकी बहुत वैज्ञानिक भाषा है। हम लोगों ने उसको महत्व नहीं दिया, वो बात अलग है। तो देखो हम लोग एक एक शब्द को कहां से बोलना है, कितनी उसमें आवाज आएगी, घोष होगा कि अघोष होगा, अल्प प्राण होंगे कि महाप्राण होंगे, कहां पर हमारी जीभ की वायु टच होगी, कंठ में होगी कि मूर्धा में कि तालु में, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये क्या है कि हमारे भाषा विज्ञान ने ऐसा इसको डिजाइन किया है, ऐसे नियम बनाए हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी अगर उन वर्णों का या उन शब्दों का उच्चारण करे तो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे उसको कुछ लोग अलग तरीके से बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, गलत बोले तो बात अलग है, लेकिन अगर पूरे नियम से बोलेंगे तो शुद्ध ही बोलेंगे। पूरी दुनिया में कोई भी बोले सेम ही बोलेगा शब्दों का उच्चारण संस्कृत के। इंग्लिश में आप देखते हैं, किसी देश में इंग्लिश में मान लो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, हम लोग कहते हैं हिंदी में व्हाट आर यू डूइंग, कुछ लोग कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, कुछ लोग और इंग्लिश में अलग फ्रांस वगैरह देश में व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा लगता है जैसे कि बिन बना दिया हो बस केवल। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वैज्ञानिक तरीका ही नहीं है बोलने का। जिसको जैसा समझ में आया वैसा बोल दिया, कोई नियम ही नहीं है। हमारे पास पूरे प्रॉपर नियम है, होंठ कैसे होने चाहिए, जीभ कैसी होनी चाहिए, वायु कहां टच होनी चाहिए, अल्प प्राण होनी चाहिए कि महाप्राण होनी चाहिए, घोष होनी चाहिए कि अघोष होनी चाहिए। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो चलिए देखें आप, ये आपके कैसे है गोलाकार। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि इसमें अ भी आएगा। अगर हम अ को शामिल करें या आपसे पूछा जाए तो जो इंग्लिश से आया हुआ वर्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगत स्वर। आप ध्यान रखना, ये जो अ है, अ व्यंजन भी है, कुछ व्यंजन की चर्चा बाद में करेंगे, आगे व्यंजन आएंगे। इसको हम लोग कहते हैं आगत स्वर। आगत या गृहीत, गृहीत माने इसको ग्रहण किया है, तो आगत या गृहीत स्वर कौन सा है, अ। ठीक है, या कहें विदेशी भाषा का स्वर, दूसरी भाषा का स्वर, क्योंकि अंग्रेजी से लिया गया है तो विदेशी भाषा का स्वर भी कहेंगे इसको। तो ये चार है, अगर इसको भी शामिल करना हो तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी जितने भी हैं आपके वो किसमें रहेंगे, आवृत्तम की, तो आप लिख लो इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और ये तो इसमें आ गए। अब ए और आए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि किसी किसी किताबों में या कहीं कहीं पे ये जो इसके जो भाग है, इसके तीन भाग हैं, तीन भाग माने गए हैं। उसमें एक वो लोग बोलते हैं अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, और अर्धवृत्ताकार में रखते हैं आ को, बड़ा आ। ठीक है, आ। तो ये वैसे पूछा नहीं आता, बस हमने इसलिए बता दिया अगर आप पेपर में आए तो आपको ये भी कर लेना है, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये मैंने पढ़ा नहीं है। चलिए, तो ये आपके ओष्ठाकृति के आधार पर हो गए। अगले हैं जीवा के आधार। तो देखो, जीवा में हमारे जो स्वर हैं वो उनके उच्चारण के समय जीवा की आकृति कैसी होती है, कहां पर जीवा पे जोर पड़ता है, तो उसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। जीवा या हम लोग कहते हैं जीव, जीवा को ऐसे कहता है हा पे हलंत है, आधा हा हुआ। लिखने में सीख लो, बढ़ती शुद्धि बहुत होती है, अक्सर लोगों की बढ़ती शुद्धि में बहुत प्रॉब्लम होती है। अग्रस्वर, अग्रस्वर जो है जीभ के आगे के भाग से जो जोर लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग। अग्रस्वर में आते हैं आपके ई, बड़ी, ए और आई, छोटी, बड़ी, ए और आई, ये आपके कहां पे आ जाएंगे, अग्रस्वर में। चलिए, इसके बाद जो आपके मध्य स्वर है उसमें आपका आएगा मध्य स्वर में केवल छोटा, मध्य स्वर में छोटा। अच्छा, अगर ऋषि को भी रखना हो तो ऋषि को आप लोग इसको इसी में रखेंगे। ठीक है, इसी, तो मध्य स्वर में है छोटा। बाकी तीसरा आपको सीखना नहीं है, जो भी बच गए हैं वो कैसे में रहेंगे आपके पश्च स्वर में। इसको ध्यान रखना, छोटा कहां पे आता है, मध्य स्वर में। एक दो बार आप बोल के उच्चारण करेंगे और दिमाग लगाएंगे, देखो वहां पे जोर पड़ रहा है। जैसे मान लो जीभ के मध्य भाग पर जोर पड़ रहा है, आ छोटा, तो ऐसे दिमाग में जैसे आप इमेज बना लेंगे वैसे आपको याद रहेगा। छोटा यहां से मध्य से और आगे
आगे से ई, देखो आप आगे की जीभ को घुमाना पड़ता है, थोड़ी वहां पे जोड़ पड़ना पड़ता है, ई आय, तो यहां से बोल रहा है ऋषि री, तो जीभ आगे वाला हिस्सा। बस ये दो याद रहेंगे, तीसरा अपने आप याद रहेगा। फर्स्ट वाले क्या रहेगा आपका, देखो बड़ा, फिर इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए यहां पे हो गया, यहां पे क्या बचा, ओ और आ। बस ये आपकी जीवा के आधार पे हो गए। मुखाकृति के आधार पे, तो इसमें देखो जब हम स्वरों को बोलेंगे तो मुंह खुलेगा कि बंद होता हुआ, मतलब बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए। तो मुखाकृति के आधार पे आपके कितने हैं, 4 प्रकार। अब मुखाकृति के आधार पे किस प्रकार से आपको, विपरीत मतलब जब हम बोलते हैं तो मुंह खोलेगा और पूरा खोलेगा अगर, तो वो किसमें रखे जाएंगे, विपरीत में। तो विपरीत में आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें आपको देखो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसमें आएगा केवल बड़ा, इसमें आएगा बड़ा। जैसे बोल के देख लो, आ, बड़ा बोल रहे हैं आ, तो मुंह पूरा खुल रहा है हमें, इसलिए वो किसमें रहेगा, विपरीत में। और आपका जो अर्ध विपरीत है, तो अर्ध विपरीत में आपके कौन से आएंगे, छोटा आ, या फिर एक काम करो, ये आपको सीखने नहीं है। देखो जैसे हमने कहा कि विपरीत मतलब क्या होता है, पूरा खुला हुआ। और जो आपका नीचे समृद्ध है, तो पहले आप समृद्ध को सीख लो। समृद्ध में आप क्या जाएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। तो देखो विपरीत में बड़ा, और जो आपका समृद्ध है उसमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। आप देखेंगे जहां भी छोटी आएगी वही ऋषि आएगा, क्योंकि इनके उच्चारण लगभग समान है। हम चाहे होठों के आधार पर देखें, चाहे जीवा के आधार पर, चाहे मुख के आधार पर, ई और ऋषि का साथ ही है हमेशा के लिए। तो यहाँ भी ई आया है, यहीं पे ऋषि आएगा। तो समृद्ध स्वर में आएगा आपका ये, और विपरीत में ये आएगा। समृद्ध माने बंद, और बंद माने पूरा बंद, और विपरीत माने खुला, और विपरीत है तो पूरा खुला। अब ये आपका आएगा अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध में हमारे वो स्वर आते हैं जो आपके गुण स्वर कहलाते हैं। गुण स्वर, गुण स्वर कौन से हैं, ओ और, सॉरी ओ तो है ही, इसके साथ में ए है, तो पहले हम ए लिख दें, ए और ओ, तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, अर्ध स्वर। अब बस इसको सीखने की है, जो भी बच जाए वो इसमें रख देंगे। कौन बचे हैं, आए और आओ, और कौन बचा है, बड़ा आ बचा है आपका, बड़ा, और कौन बचा, बड़ा, सॉरी बड़ा हो गया। तो ये आपका छोटा आ बचेगा, हाँ वो बड़ा नहीं है, यहाँ पे छोटा आ है। चलिए, तो ये हो गया आपके मुखाकृति के आधार पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुखाकृति के आधार पे देखने के बाद इसमें, अच्छा इसमें एक और देख लो, अगर आपसे पूछ रहा है ओ कहां पर है, तो ओ भी इसमें ही आएगा, ठीक है। जो भी बचा है वो सब इसी में आएगा, ओ भी इसी में आएगा। चलिए आगे देखेंगे। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा है, स्वर की परिभाषा हमने क्या बोली थी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जिनके उच्चारण में हमारे जो जीव, हमारे मुख के जितने भी अंग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सब में कहीं भी कोई टच ना हो भाग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वर। जबकि व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। या दूसरी भाषा में कह दो कि स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन। तो ऐसा लिख लो आप, स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन। अब देखो इसको, देखो जैसे हमने कहा कि हमने लिखा है का, तो ये जो का है वो का शुद्ध व्यंजन ही लिखा है। शुद्ध व्यंजन का तो ये होगा, ये लिखा है का। अगर हमने ये का लिख दिया तो ये का जो है, इसमें मतलब है कि इसमें का तो शामिल है और साथ में छोटा आ भी शामिल है। जब किसी व्यंजन के साथ आपको कोई मात्रा ना दिखे तो इसका मतलब है उसमें आ तो है। एक बार पेपर में पूछा गया है
कि व्यंजनों का आवश्यक स्वर कौन सा है, तो आ है, क्योंकि आ तो आवश्यक रूप से आना ही है उसमें, तो ये आपका आवश्यक स्वर माना जाता है। अगर मान लो कि हमें बड़ा का मिला, तो इसमें तो आपको पता ही है कि ये का तो है ही आपका हलंत वाला, और साथ में आपका बड़ा आ है, की मिला तो का मतलब कोई भी जो व्यंजन है वो स्वतंत्र रूप से लिख तो हम सकते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया स्वतंत्र रूप से, ये शुद्ध व्यंजन हो गया, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते हैं। मान लो हमने बोला का, तो कितना भी छोटा बोले का के साथ में आ तो आ ही आता है, मतलब जिनका उच्चारण ऐसे लिख सकते हैं आप कि लेखन तो इनका संभव है स्वतंत्र रूप से लिख तो सकते हैं, लेकिन जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, वो कौन होते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन आपके टोटल कितने होते हैं 33, व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। और अगर आपसे पूछे कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन, तो अगर आपसे मूल व्यंजन पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है 16। कितना 16, और कौन वो 16 है वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब स्वरों को हमने कुछ विशेष भागों में बांटा है, इसको आप देख लीजिए। स्वर जो है, पहले आपके जो स्वर हैं कुछ, उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्श स्वर। स्पर्श माने इनके उच्चारण में हमारा जो जीवा है, हमारी जो वायु है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु, वो किसी ना किसी भाग को टच करेगी, मुख के किसी ना किसी भाग को टच करेगी, टच माने स्पर्श करेगी, और स्पर्श की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और वर्गीय व्यंजन इसलिए क्योंकि हमने इनको वर्गों में बांट दिया है, 5 वर्ग बना दिए हैं, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन। और इसको हम लोग उदित व्यंजन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इनका ही एक नाम क्या है, उदित व्यंजन। ठीक है, चलिए अब देखें आप, ये होते हैं आपके 25, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है कावर्ग कहते हैं इसको, लाइट भी है, ठीक है, उधर से कट जाता अंदर अंदर से लगभग 2 में। इसको कहते हैं कावर्ग। कावर्ग में आपके 5 वर्ग हैं, का, खा, गा, घा, गा। तो एक चीज समझ लो पहले, इनको आप पढ़ने से पहले, ये तो आपको पता ही है, कावर्ग में का, खा, गा, गा, चावर्ग में चा, छा, जा, झा, जा, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये आपके 5 वर्ग में बांटे गए हैं, इसलिए इनको यहां लिख दिया है हमने। अब यहां चूंकि हम उच्चारण स्थान भी साथ में ही सीखते जाएंगे, 100 के उच्चारण स्थान बाकी है, मैंने बताया नहीं है, वो मैं बाद में सबसे लास्ट में बताऊंगा, जिससे कि आपको मैं ट्रिक के माध्यम से सिखा दूं। तो ट्रिक कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट ही माने, कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी ट्रिक होती है, मेरा ये मानना है। तो आप स्वरों के उच्चारण स्थान के लिए देखें, एक मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से याद रखना, और जिसको पता ना हो चित्र बना सकता है। जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, मान लो कि ये उसका मुख है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का मुख है, और जो हमारी मुख से वायु निकलती है वो वायु आती है आपकी ये मुख गुहा में होकर, और ये जो आपकी श्वास नली से ये आती है। जब हमारे फेफड़ों से वायु बाहर आती है तो उस दौरान ये जो वायु है ये हमारे मुख के कई हिस्सों से टच होकर जाती है, और वो हिस्से जहां पर वायु ज्यादा टच हो तो हम उसी के नाम से वर्णों को नाम रख देते हैं कि ये आपका कंठ है, तो पहले इनके नामकरण हम आपको करके बताते हैं। यहां पर गले में होता है कंठ, तो इसको हम लोगों ने दे दिया है 1 नंबर, क्योंकि वायु सबसे पहले आती तो कंठ में टच होती है, तो इसको हम लोगों ने 1 नंबर किसको दे दिया है, कंठ को। कंठ के बाद जो हमारा मुख गुहा है, इसका जो पिछला भाग होता है, छत, जो छत है ना हमारे इसकी मुख गुहा के पीछे की, तो पिछले भाग को हम क्या बोलते हैं, तालु। क्या बोलते हैं, तालु। और इसका जो आगे का भाग है ये वाला, इसको हम लोगों ने, ये तालु को हमने दिया है 2 नंबर। क्या नंबर दिए हैं, इसको दिया है हमने 2 नंबर, तो ये तालु।
और तीसरा ये है, तीसरा जो है इसको हमने दिया है मूर्धा, मूर्धा बोलते हैं इसको, इसको 3 नंबर देते हैं। और 4 नंबर जो है ये हम कहेंगे दांतों को, ये दांत है ना, इसको हम लोगों ने दिया है 4 नंबर। 4 नंबर पे हम कहेंगे दंत, दंत माने दांत। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ शब्द आपके मसूड़े से बोले जाते हैं, तो दांत का जो मूल होता है, मूल माने जड़, उसी को हम लोग कहते हैं मसूड़ा। तो हमने एक और नाम दे दिया है, क्योंकि 4 से दांत हैं, तो यहां पर अगर हम लोग कह दें 4 माइनस या 4 डैश, तो इसको हम लोग कहेंगे दंत मूल, दंत मूल, दंत मूल कह दें इसको, या इसी को हम लोग कह दें मसूड़ा। क्या कह दें? मसूड़ा। और इसका ही एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं वर्त्स्य। वर्त्स्य अच्छे से देख लो कैसे लिखा है हमने, वाह है पूरा और आधा ता और आधा सा, और यहाँ पे रा की मात्रा, यहाँ पे ऊपर हमने वर्त्स्य। ये 3 चारों ही नाम है, इसके लिए हमने चिन्ह क्या दिया है? 4 माइनस, ऐसे लिखना 4 माइनस या 4 डैश, जो भी आपको सही लगे बोल रहे हैं। तो ये हो गया। और फिर जब हम दंतमूल के और आगे देखते हैं तो फिर हमें यहां मिलता है ओट। ठीक है, तो 5 नंबर पे हमने क्या दे दिया है? 5 नंबर पे ओट, इसको हम लोग कहेंगे ओष्ठ। तो आप देखें, अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए, पहला कंठ, दूसरा तालु, और फिर तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, और दांत के नीचे ही होते हैं आपके मसूड़े, दंतमूल। तो हमने उसी को 4 डैश नाम दे दिया, जैसे आप कह रहे हैं 4 से दांत और 4 डैश से मसूड़ा। मसूड़ा को क्या बोलते हैं? दंतमूल। दंतमूल माने दांतों का मूल, मूल माने जड़, दंतमूल। और वर्त्स्य भी बोलते हैं इसको, वर्त्स्य। तो ये हो गया आपका। इसके बाद 5वां नंबर जो है वो आपका होता है ओष्ठ। ओष्ठ माने होंठ। तो ये आपको बार बार याद, मतलब एक बार दिमाग में सेट कर लो, बार बार इसको नहीं बोला। और यहाँ पे 0 हम अगर नाम बोले, कभी 0 संख्या दें, तो वो नासिका के लिए, ठीक है, नासिका, उसको 0। ठीक है, तो ये 0 से लेके हमने आपको ये 5 तक बनाए हैं, इनको आप बिल्कुल दिमाग में रट लेना और अपनी नोटबुक पे भी लिख लेना, तो आपको बिल्कुल भी ये सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अब यहां हम देखते हैं, हमने इसको दिया है क्या नाम? एक नंबर। तो 1 नंबर दिया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कंठ। 1 से क्या होगा? कंठ। तो ये आपके क्या है? कंठ है। और एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि संस्कृत में ये कंठ थे, हिंदी में इनका उच्चारण कंठ से नहीं होता है। इन अगर आपको कंठ ऑप्शन में मिले और साथ में कोमल तालव्य भी मिले, क्या मिले? कोमल तालव्य, तो कंठ ना लगाकर आप आंसर क्या लगाएंगे? कोमल तालव्य, क्योंकि अभी हिंदी में इसको कोमल तालव्य मान लिया गया है। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि या तो कंठ लिख लो, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देंगे? कोमल तालव्य। जो आपका तालु है ना, उसके यहां से बोला जाता है, कंठ से थोड़ा ऊपर से बोले लगे हैं हिंदी में, तो इसको हम लोग कंठ बोलेंगे या कोमल तालव्य। दूसरा क्या होगा? इसको 2 से तो तालु है, तो तालु से तालव्य। 3 से मूर्धा, तो इसको हम लोग कहेंगे मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य। और इसको हम लोग कहेंगे दंत्य, दंत्य। और ये 5 से क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठ। तो ये आकृति आपको याद रहेगी 1 2 3 4 5 से। अब आपके जो प्राणवायु के आधार पर पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पे हम लेके दे रहे हैं, उनको बाद में फिर अलग से चर्चा करेंगे। घोषाघोष की भी चर्चा करेंगे, यहाँ इसलिए लिख देंगे जिससे कि आपको यहाँ दिमाग में एक चित्र बन सके। तो ये जो पहला वर्ण होता है, देखो इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन का प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, और ये क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। ये क्या कहलाता है? पंचमाक्षर, क्योंकि 5वें नंबर पे है यहाँ से। ठीक है, तो जो प्रथमाक्षर होता है, इसमें अगर हम प्राण की दृष्टि से देखें, अभी हम बाद में और बताएंगे इसको, तो ये होगा आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, आ से शुरू होगा ना। फिर ये होगा आपका महाप्राण, फिर ये आपका अल्प प्राण, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, इसको लिख लेना अपने हिसाब से। फिर इसको महाप्राण, और ये आपका अल्प प्राण। ठीक है, चलिए, अगर घोषत्व के आधार पर हम देखें, या हम लोग घोषत्व के आधार पर कहते हैं, उसको हम कहते हैं तारत्व के आधार पर, लेकिन बाद में एक और अलग से बता देंगे 1 मिनट में। अभी यहाँ पे आप देख लो, तो ये होगा आपका अघोष,
ये होगा आपका, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। तो ये मान लो हमने ये ले लिया, तो ये हो गया आपका अघोष, और ये भी अघोष, और ये जो लास्ट के तीन है इनको हम लोग कह देंगे घोष। घोष भी कहते हैं इसको, सघोष भी कहते हैं, ठीक है, घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। तो ये हो गया आपके सारा। अब हमें कुछ चीजें और देखनी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये साफ कर दूं, ये आपने लिख लिया होगा। तो इसमें आपको देखो और क्या देखना है, यहां से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछे जाते हैं। तो देखें, ये जो आपके पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर, ये आपके जो है ये कहां से बोले जाते हैं, तो इनको मुख के अलावा नासिका की भी जरूरत होती है। तो ये आपके नासिक हैं सारे, कैसे हैं, नासिक, या हम लोग इनको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं हम लोग इसको, अनुनासिक। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं या नासिक व्यंजन। अब अगला यहां से एक प्रश्न और आता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मानक, ये सब मानक है और एक शब्द है अमानक, तो ये जो पहले ये शब्द लिखा जाता था, ये शब्द, ये, तो ये होता है आपका अमानक। ये जो शब्द है हिंदी में ये अमानक है, काफी बार पूछा गया है, तो ये अमानक, अमानक, अमानक। चलिए इसके बाद ये जो आपके नीचे दिख रहे हैं ये वाले, यहां मैं इसको चिन्हित कर दूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये जो आपका दूसरा वर्ग है, चा वर्ग, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। आप अलग से लिख लेना कि स्पर्श संघर्षी कौन है, चा छा जा छा झा, इनको स्पर्श संघर्षी माना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये क्योंकि स्पर्श तो है और साथ में इनका जो उच्चारण है संघर्षी व्यंजन, आगे आपको बताएंगे संघर्षी व्यंजन, तो वो उनके समान उच्चारण होता है, तो इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अब आप देखें आपके जो बच्चे हैं, का खा गा घा, ये चार, ये चार, ये चार, ये चार, ये चार चौके 16, तो ये 16 वर्ण है, यही आपके मूल स्पर्श व्यंजन भी है। अगर आपसे पूछे मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 की जगह पे आपको क्या लगा देना है, फिर 16 मूल पूछे। और यही जो मूल स्पर्श व्यंजन है, इन्हीं को हम लोगों ने मूल व्यंजन ही माना है। हमने आपको बताया था कि इसकी मूल व्यंजन की संख्या भी 16 मानी जाएगी और मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या भी क्या मानी जाएगी, आपकी 16, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, यही है आपकी। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और देख लो आप, यहाँ पे जो डा और ढा है, तो इनके दो रूप हैं, एक तो है आपका ये डा और एक है आपका ये ढा। तो ये इस रूप में भी प्रयोग होते हैं, और इनका एक रूप है ये नीचे नुक्ता लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। ये क्या है आपका, नुक्ता। और इसको हम लोग अधो बिंदु भी बोलते हैं, अधो माने नीचे का बिंदु, या निम्न बिंदु बोलते हैं, अधो बिंदु, निम्न बिंदु या नुक्ता। क्योंकि ये हमारी दूसरी भाषाओं में ऐसे ये नुक्ता प्रयोग होते हैं, उर्दू फारसी वगैरह में, तो उन शब्दों से वहां से लिए गए हैं, इसलिए इनको हम लोग ये नुक्ता वाले शब्द ये बोलते हैं। तो ये दो गुण प्रदर्शित करते हैं, एक तो बिना नुक्ता वाला, एक नुक्ता वाला, इसलिए हम इन दोनों को ही क्या कहते हैं, ये इन दोनों को हम लोग कहते हैं, आपको यहां पर मैं लिख दूं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं द्विगुण। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। कौन है आपके, ये और ये। जो आपका बिना, जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि ये बिना नुक्ता वाला है, तो उसको हम लोग डी स्पेलिंग देते हैं इंग्लिश में। जब ये नीचे नुक्ता लगा है उसको हम लोग आर एच बोलते हैं, आर एच, र। और ये जो है इसको हम लोग इसको डी बोलते हैं, इसको डी एच। अब एक चीज और देखें आप कि ये जो आपका रा और ढा है, इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन ही बोलते हैं, इनके और भी कई नाम है। इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन के अलावा इनको एक नाम और देते हैं, यहां मैं लिख दूं, जगह नहीं है तो मैं फिर से साफ करके यहां पे लिख रहा हूं, आगे के पेज पे लिख देता हूं। तो आपके स्पर्श संघर्षी मैंने बताए थे,
चा, छा, जा, झा, या। और अभी हमने बताया आपको कि जो नुक्ता वाले शब्द हैं इनको हम लोग कहते हैं द्विगुण, क्योंकि दो गुणों को प्रदर्शित करते हैं ये द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त माने होते हुए फेंके हुए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ड़ा, ढा, तो हमें जीभ को ऐसे फेंकना पड़ता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को हम लोग कहते हैं ताड़नजात। ताड़नजात, ताड़न दबाना होता है ताड़ना देना, पटकना। तो हम जीभ को तेजी से पटकते हैं, ढा ढा, तो इसलिए ताड़नजात भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ये एक प्रकार से जब नुक्ता लगता है तो इसका मतलब है कि ये दूसरी भाषा के हैं, तो दूसरी भाषा के हम लोग आगत वर्ण भी इनको कहते हैं, ठीक है। आपको बता दें जो आगत वर्ण है हमारी हिंदी में, तो वो आगत वर्ण जो है वो आपके एक तो स्वर है आपका और इसके अलावा का, और खासतौर पर नुक्ता होना चाहिए। लेकिन आजकल जो एग्जामिनर हैं वो आपको नुक्ता नहीं देते हैं, हालांकि ये बिना नुक्ता के पूछना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी अब चूंकि नंबर हमें लेना है, हम हर छोटी छोटी बात पर कोर्ट में केस तो कर नहीं सकते हैं, इसके लिए तो नुक्ता लगा होना चाहिए। नहीं भी लगे तब भी इसको आप मान लें। का, खा, गा, का, खा, गा, और जा और फा, ये मुख्य रूप से माने गए। किसी किसी ने गा को नहीं माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कभी इनकी संख्या नहीं पूछी जाती कितनी है, ठीक है। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है कि ये अगर पूछ जाए तो यही इन्हीं में से कोई होंगे आपके। चलिए, तो आगे वो हो गए आपके। इसके अलावा यहां से आपको एक प्रश्न और देखने को मिलेगा स्वरों से। आपसे अगर पूछा जाए कि जो आपके स्पर्श, ये तो आपको बता दिया मैंने, चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं अंतस्थ वाले पर। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है अंतःस्थ, स्थान स्थित। तो ये जो अंतस्थ है इनकी परिभाषा सीधी सीधी ये है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य में होता है। ना तो ये स्वर के समान उच्चारित होते हैं और ना ही व्यंजनों के समान, ये मध्य में उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको कहा है कि मध्यस्थ, अंतस्थ। अंत माने मध्य में और स्थ माने स्थिर, तो अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ। चलिए अब देखें आप आगे, यहाँ पे अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, तो इनकी देखो यहाँ पे मैं संख्या लिख दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके या, रा, ला और वा। इसमें आप हलंत लगा लें तभी ये शुद्ध माने आएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान के लिए हम इनको सब दे देंगे 2 4 डैश, 4 डैश मतलब जो आपने मसूड़े वाला लगाया था, 4 डैश 4 डैश 4 + 5। इससे क्या मतलब हुआ, 2 का मतलब हुआ आपका क्या, तालु। 4 का मतलब मसूड़ा, या इसको हम लोग दंत मूल कहेंगे, क्या कहेंगे, दंत मूल, या इसको हम वर्क्स भी कहते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, दंत मूल। और 4 + 5 मतलब 4 में क्या होता है, दांत, और 5 में ओष्ठ। तो दांत और ओष्ठ इससे मिलके शब्द बना है दंतोष्ठ, 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 ठीक है। चलिए आपको एक बात और बता दें कि जो हमारे दंतमूल हैं, दंतमूल हैं, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं वर्क्स, क्या बताया था हमने, वर्क्स, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं मसूड़ा। तो इससे जो आपके बोले जाने वाले वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, दंतमूल जबर से। ये है आपके जा, ला, रा, सा और ना। तो हम लोग टिक बना सकते हैं जल रसना, जल रसना, तो ये सब आपके क्या है, दंतमूल। देखो रा और ला तो आपके इसमें आ ही रहा है, चलिए तो इसको देख लेते हैं आप। तो ये आपको वैसे भी रख लेना है या ऐसे याद रखना आप लोग, ये आपके दंतमूल माने जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखें आप, या और वा, जो या और वा है, या हम इसको ऐसे लिख के यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं
कि आपके जो या और वाह है, या और वाह, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। इनको क्या कहते हैं हम लोग? या और वाह को अर्ध स्वर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इनसे संधियां बनती हैं तो यह संधि को हम स्वर संधि पढ़ते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो या वाह स्वर के जैसा भी होता है और व्यंजन जैसा, तो हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। चलिए, और जो रा है आपका, रा को हम कहते हैं लुंठित। लुंठित व्यंजन। लुंठित इसलिए क्योंकि हमारी जो जीभ होती है इसको रा को बोलने में ऐसी लुढ़कती है, टेढ़ी होती है, तो उसमें हम लुंठित लुंठित कहते हैं। और ला को हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, पार्श्विक माने, पार्श्व माने बगल के भागों से, जीभ के बगल के भागों से ये उच्चारित होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। चलिए, तो ये आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हम लोग, या इसको एक शब्द और देते हैं लुंठित, या इसको हम लोग कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब आगे आपका है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो है आपके, इसमें आपको चार ध्यान रखने हैं। एक तो है आपका शा, फिर ये वाला सा, फिर शा और हा। अब इसमें देखो आप, ड्यूटी जाना है हमें, कर लेते हैं, इसे कर लें हम, ठीक है? 7 बजे। तो टाइम है यहाँ से पूरा कर लेंगे, बस 10 मिनट और रहेगा, हैं? इतने से कट करने आपसे, ठीक है? तो आप काम है जो हम शुरू कर रहे होते हैं इसे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसमें आपका पहले आएगा शा, फिर सा, फिर ये वाला सा और फिर हा। अब देखो, इसमें आपका जो है, ये जो आपका कहलाएगा, इसको हम लोग, अगर आपको नंबर से याद रखना है ट्रिक से, तो ये आपका होगा 2, 3, 4 और ये होगा 1, ठीक है? 2 से क्या हो जाएगा इसका? तालु, माने तालव्य। तालव्य, ये तालव्य वाला सा है, ये मूर्धा वाला सा है, मूर्धा। और ये सा है आपका दंत वाला सा, दंत। और ये आपका कंठ वाला सा है, वो कंठ वाला हा है, कंठ से बोला जाता है हा। तो ये आपका तालव हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, ये दंत हो गया, ये कंठ हो गया, ठीक है? आप लोग ऐसे सा को जरूर ध्यान रखना, सा बहुत कुछ है। अच्छा, सा के आपने देखा था, हमने यहाँ ट्रिक लिखी थी, तो सा को या तो हम दंत वाला सा बोलेंगे इस वाले सा को, या फिर दंत ना बोल के दंत मूल बोलेंगे, मसूड़ा, वत्स। तो चाहे आप इसको दंत मान लेना, या ऑप्शन में दंत ना दिया जाए तो इसको फिर क्या बोला जाएगा? दंत मूल। दंत मूल माने मसूड़ा या वत्स, ठीक है? चलिए, तो ये आपको सीखना है, ये सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, इसमें क्योंकि बहुत गलती होती है। मुझे तो मेरी मम्मी ने बचपन से ही ऐसे ही सिखाया है। पहले मैं समझ नहीं पाता था कि ये कैसे मम्मी सिखाती है छोटा बड़ा, लेकिन अब समझ में आया कि उन्होंने बिल्कुल उच्चारण स्थान सहित वैज्ञानिक तरीके से हमको ये सिखाया है। वो बोलती थी ऐसे कि तालुसा मूर्धनीसा दंतीसा, तालुसा मूर्धनीसा दंतीसा। आप भी ऐसे 2 बार उच्चारण करेंगे तो इनको आपको उच्चारण स्थान सहित याद रहेगा, तालुसा मूर्धनीसा दंतीसा, तालुसा मूर्धनीसा दंतीसा। चलिए, इसके बाद ये तो कंठ है, और देखिए इसको नहीं में आ रहा है, आप कहेंगे हा, तो कंठ पे देखो कितना कंपन होता है, हा, तो ये हो जाएगा आपका हा। तो इसमें एक चीज आप देख लेना, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया है, ये जो आपके सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये आपके सारे कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है? क्योंकि आपने अल्प प्राण पर खत्म किया था लास्ट, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, और फिर यहां पे आपका अल्प प्राण से शुरू होगा, तो ये अल्प प्राण हो गया। आपने यहां देखा था ना,
ये अल्प प्राण पर खत्म किया था। तो अल्प प्राण से फिर आपका ये अल्प प्राण ही होंगे। ये सारे ही कैसे हैं आपके अल्प प्राण है, ठीक है, सारे ही कैसे हैं अल्प प्राण। और अगर घोषक के आधार पर देखें तो ये सारे आपके जो अंतस्थ व्यंजन है ये आपके कैसे हैं, ये हैं आपके घोष। घोष को ही हम क्या कहते हैं सघोष, एक ही बात है, जबकि अघोष अलग चीज होती है, घोष को ही सघोष भी कहते हैं। तो ये आपको बताना भूल गए थे इसलिए ये लिख लिया। अब यहां पे ये तो आपसे पूछा है ये क्या है, तो ये जो आपके हैं ये सारे आपके महाप्राण हैं। कैसे हैं ये महाप्राण। और अगर हम घोषत्व के आधार पर कहें तो ये आपके कैसे हैं सारे अघोष, ठीक है, अघोष। लेकिन इसमें जो हा है वो कैसा है घोष है। बोलने में समझ में आ रहा हा तो घोषणा तो हो रही है, घोष कंपन हो रहा है, तो कंपन हो मतलब जो कंपन हो इसमें ज्यादा वो घोष होते हैं। तो हा तो कंपन तो है। अच्छा हा के बारे में आप एक चीज और ध्यान रखो, हा को और भी कई नामों से जाना जाता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। हा जो है आपका इसको हम लोग काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं काकल्य। काकल्य मतलब ये कंपन उत्पन्न करता है बहुत, तो ध्वनि तेज करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं काकल्य, काकल्य वर्ण। इसके अलावा इसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र किसको कहते हैं कंठ को, कंठ को कहते हैं स्वर यंत्र, क्योंकि इससे हम लोग आवाज वही निकलती है कंठ से। तो स्वर यंत्र क्योंकि हा जो है वो और कहीं से नहीं, मुख्य रूप से हमारे कंठ से बुलाता है हा हा, तो स्वर यंत्र मुखी। इसका मुख क्या है कंठ है, तो इसलिए इसको स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। इसके अलावा इसको उरस्व व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उरस्व, उरस्व उर माने होता है हृदय, और इसीलिए उर से बोला जाता है, वायु निकली और केवल कंठ में टच होती कहीं नहीं होती, तो ऐसा लगता है हम हृदय से बोल रहे हैं हा हा, तो इसलिए उरस्व व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। एक और इसका नाम है अली जिह्वा, अली जिह्वा। तो अली माने होता है भौरा, तो भौरा जब आवाज करता है तो भन्न भन्न की आवाज आती है कंपन की, तो हा बोलते समय भी हम लोगों की वैसी आवाज आती है, इसलिए उसी आधार पर इसको नाम दिया गया है अली जिह्वा। हा हा तो ऐसे कंपन होती है, ठीक है। चलिए तो ये इसके जो नाम है ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसको हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ऊष्मा निकलती है मुंह से इनके बोलते समय। संघर्षी ये संघर्ष करते हैं हमारी जुबान से, मुंह से संघर्ष करते हैं, तो इसको हम लोग ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, इससे संबंधित और तो कोई प्रश्न है नहीं, अगर होगा तो हम क्वेश्चन में इसको आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखें आप, जो आपका अगले जो वर्ण है वो आप कहलाते हैं संयुक्ताक्षर, और इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, या हम लोग उसको व्यंजन गुच्छ भी कह रहे हैं। तो ये होते हैं आपके चार, संख्या में कितने होते हैं चार, छ त्रा ज्या और श्रा। छा जो बनता है इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ये बनता है का प्लस शा। अब इसमें आपको बहुत बारीक ध्यान रखना है कहीं आपसे गलती ना हो जाए, कि जो आपका का है उस पे हलंत होगा, जबकि सा पे हलंत नहीं होगा। त्रा जो है ये बनेगा ता हलंत वाला, और रा ता पे हलंत है, रा पे कोई हलंत नहीं है। ज्या जो है इस पे जा जो आधा होगा, और हुआ ये होगा, इस पे हलंत है, ये पूरा है। स्रा ये तालु वाला सा है हलंत में, प्लस रा पूरा है। अब एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण अब गलत होने लगा है, तो हम लोग इसको ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इसको बनना चाहिए आधे गा और या से ज्ञा बोलते हैं, लेकिन ये है क्या, ये सही है, ये तो गलत है, हम लोग बोलते ऐसे ही है, इसलिए इसका उच्चारण गलत होने लगा है आजकल।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्या। और जो शुद्ध हिंदी बोलने वाले हैं इसको ज्ञान ना बोल के ज्या बोलते हैं, ज्या, विज्ञान, ज्ञान, तो ये सब ठीक है। चलिए, ये आपके संयुक्त अक्षर हुए। इसका आप ध्यान रखना, जब हम आपको वर्णमाला क्रम में शब्दों को लगाना सिखाएंगे तो उसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ आते हैं। तो ये जो छा है ना, इस छा का क्रम आता है का के बाद और खा के पहले, का के बाद और खा के पहले, यहां आता है आपका छा। अगर वर्णमाला क्रम में लगाना हो हमें तो जो का वर्ण वाले होंगे उसके बाद आएगा खा वाले के पहले। इसी प्रकार से ये आपका ता के बाद और था के पहले। और ये जो आपका ज्या है वो जा के बाद, अभी वर्णमाला क्रम से लगाना सिखाएंगे हम आपको, और झा से पहले। और ये आपका सा के बाद और सा के बाद और इस वाले सा के पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त अक्षर, ये कहाँ पे इनका स्थान होता है वर्णमाला में, इसको हम आगे और अच्छे से बताएंगे आपको। चलिए ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि आपके ये जो छा, त्रा, ज्या, स्रा है, ये शब्द आपके अधिकतर तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। जब तत्सम तब पढ़ेंगे, जब हम तत्सम शब्द, तो उनमें देखेंगे ये अधिकतर आपके तत्सम शब्द बनाने में प्रयोग होते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखें आप। अब स्वरों का उच्चारण स्थान में देखना है। बस 5 मिनट में हम लोग ये और देखेंगे और हमारे वर्णमाला काफी अच्छे से तैयार हो जाएगी। स्वरों का उच्चारण स्थान देखने के लिए ये हमने इसलिए छोड़ दिए जिससे कि हम आपको तरीका बता सके कि हमें कैसे याद करना है ट्रिक से। तो इसके लिए हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख लें 1 2 3 4 और 5, फिर 1 + 2 1 + 5, ऐसे आपने लिख लिए ये बात, ठीक है। इसके बाद देखो आपको कैसे इसको रखना है। अब 1 से क्या होगा आपका कंठ, 2 से तालु, ये पहले बताया हमने, 3 से मूर्धा, 4 से दंत्य, 5 से ओष्ठ, और 1 + 2, 1 माने कंठ होता है और 2 माने क्या होता है आपका, अगर कंठ की जगह पर होता था, अगर कोमल तालव मिले तो आपको हर जगह कोमल तालव, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1 + 2 से तो कंठ तालु, तो कंठ तालव, क्या कहेंगे हम इसको, कंठ तालव। और ये 1 + 5 है तो इसका मतलब कंठ ओष्ठ, तो हम लोग शॉर्ट में संधि करके इसको लिख देंगे, इसको लोग हम लोग कहेंगे कंठोष्ठ। ये कंठ तालव है और ये कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिला के कंठोष्ठ। अब इसमें देखो कैसे आपको रखना है, ये ध्यान रखना। इसमें हम रखेंगे छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ। दूसरे नंबर पे ये दोनों कंठ से मिलेंगे, फिर छोटी ई और बड़ी ई। तीसरे पे अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, हमें छोटा ओ को लिखना है। वैसे छोटी और बड़ी की आना चाहिए छोटा ओ बड़ा ओ, लेकिन हमें छोटा ओ और बड़ा ओ को छोड़ देना है। उसके पहले ऋषि को रख देना है, क्योंकि ऋषि बोला जाता है मूर्धा से, बहुत इंपॉर्टेंट, ऋषि का काफी पूछा जाता है, ये मूर्धा अक्षर से बोले जाने वाला वर्ण है। इसके बाद अगला जो है, इसको हम लोग दंत से कोई नहीं बुलाता, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दो, दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला था। अगर बोला जाता तो हम कैसे बोलते, दा, यहाँ पे आ ई, दांत से बोल नहीं सकते हम लोग, ध्यान रखना। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है तो इसको हम छोड़ना पड़ेगा। अब आ गया, तो हम कहां पहुंचे थे, छोटा ऊ छोड़ दिया था, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसको छोड़ दिया था, छोटा ऊ बड़ा ऊ। आगे छोटा ऊ बड़ा हो गया, ऋषि तो हमने लिख दिया है, ए और आई, फिर अगला ओ और आ,
तो ये आपके उच्चारण स्थान हो गए सारे। अब एक और बचा है विसर्ग। तो विसर्ग को हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है, विसर्ग को इसमें। और जो आपका अंग होता है वो आपका जीरो अक्षर हम देंगे, जीरो, जीरो से क्या होगा, नासिक, तो उसमें हम अनुस्वार को रखते हैं, अंग वाले बिंदी, अनुस्वार। तो ये आपका नासिक होता है, ये क्या होता है, जीरो मतलब नासिक, नासिक। तो ये अंग जो है वो नासिक से हो जाता है, नासिका से, ठीक है, अनुनासिक भी बोलते हैं उसको, या नासिक। तो ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। और एक चीज और आपको यहां बता दूं मैं कि सारे जो स्वर होते हैं, सारे स्वर आपके कैसे होते हैं, तो सारे स्वर आपके होते हैं अल्प प्राण। कैसे होते हैं, अल्प प्राण। और आपसे अगर पूछा जाए कि घोषक क्या होता है, तो ये सभी कैसे होते हैं, घोष, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पे कि जो आपके घोषक के आधार पे आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि, चलो मैं यहां घोषक उसको भी क्लियर कर दूं कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर सारे जो वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं आपके अल्प प्राण और दूसरे होते हैं आपके महाप्राण। और इनकी संख्या हमने आपको बताई है, आप चाहें तो अपने मन से लिख लेना, सारे स्वरों को इसमें लिख लेना। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो स्वर इसमें सारे आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन में आपके कौन से आएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा, तो 15 वहां से वो हो गए। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अंतस्थ वाले पे। तो अंतस्थ भी आपके सारे कैसे होते हैं, अंतस्थ भी आपके होते हैं अल्पप्राण। तो आपके 15 से 4 19, 19 के बाद फिर आपके जो सारे स्वर हैं उनको भी जोड़ लेना है। तो 19 से 20 और 20 और 10 30, तो जितने भी हैं आपको यहाँ मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, तो आप उसको देखकर उसमें लिख लेना। और वहां प्राण भी जो है वो भी आप लिख लेना। यहां पर घोष अगर हम कहें कि घोषत्व के आधार पर, या हम लोग कहें कि कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर कह दें, या हम लोग कह दें तारत्व के आधार पर, क्या के आधार पर, तारत्व के आधार पर, तो ये भी आपके होते हैं दो प्रकार के, अघोष और सघोष। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे कि आपको यहां पर ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। एक होते हैं आपके अघोष और एक प्रकार होता है आपका सघोष। तो जो आपके अघोष हैं उनमें आपको ध्यान रखना है, अघोष मुख्य रूप से 13 है, या 13 ना 14, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपके पहले वर्ण वाले आ गए, कचट तप वाले, तो ये आपके का, चा, टा, ता और पा, ये 5 तो ये हो जाते हैं आपके अघोष में। और फिर उसके बाद दूसरे, का के बाद खा वाले बीच में आते हैं, चा के बाद छा, और टा के बाद ठा, ता के बाद था, और पा के बाद फा। और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके जो है 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। और 3 आपको ध्यान रखना, तीनों सा आपके, शा, शा और शा, तो ये आपके जो है वो आपके घोष हो जाते हैं। और बाकी सब जितने भी हैं वो सारे कितने, कौन से हैं आपके, अघोष। इसमें एक और आप शामिल करना चाहें तो इसको विसर्ग को भी अगर पूछा जाए तो ये भी कैसा है, अघोष। तो ये 13 और 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो बिना इनके एक भी व्यंजन संधि नहीं कर पाएंगे आप, तो ये यहीं पे सीख लो, आगे के लिए बोझ मत बनाओ, यहीं पे सीख लेंगे तो व्यंजन संधि पूरी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो ये 13 या और इसको शामिल करेंगे तो 14, ये आपके घोष है। और बाकी सारे आपके चाहे स्वर हो चाहे जो भी व्यंजन बचे हैं वो सब आपके कैसे होंगे, सघोष, सघोष या उसको हम कहते हैं घोष। तो ये देख लिया आपने बारवायु के आधार पे और कंपन के आधार पे, तारत्व के आधार पे, ये भी देख लिया आपने। अब आपके अयोगवार बचे थे, तो बस थोड़ा और समय आपका लूंगा
और अयोगवाह बताने के बाद हमारी पूरी वर्णमाला बिल्कुल बहुत डिटेल में, कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप देखेंगे। अयोगवाह, तो अयोगवाह जो है, अयोगवाह का नाम इसलिए अयोगवाह पड़ा है क्योंकि ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं, ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, इसलिए इसका नाम है आ माने नहीं, योग माने जोड़ना, वाह माने साथ में, तो किसी के साथ में नहीं जुड़ना मतलब अयोगवाह, ना तो ये स्वर माने जाते हैं ना ही व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपको। अयोगवाह होते हैं आपके दो, कौन सा, एक तो होता है आपका ये, इसको अंग या हम लोग इसको बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और एक होता है आपका आह, या हम लोग इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अच्छा इसका उच्चारण अगर आपसे पूछ रहा है तो यहां आपने मैंने लिख दिया है, तो ये ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग विसर्ग, विसर्ग, तो अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये स्वरों के पहले बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आता है, स्वरों से भी पहले इसका स्थान माना जाता है। जब हम आपको वर्ण शब्दकोश के से क्रम के आधार पर सिखाएंगे तो स्वरों से पहले आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनुस्वार, स्वरों से पहले आने वाला। ठीक है, अनुस्वार। और विसर्ग, विसर्ग माने वी माने विशेष रूप से सर्ग माने जुड़ने वाला, तो ये शब्दों के अंत में जुड़ता है, वर्णों के अंत में जुड़ता है, इसलिए इसका नाम है विसर्ग। ठीक है, ये दो आपके क्या हो गए, अनुस्वार और विसर्ग। चलिए अब इनके बारे में भी आपने जान लिया है। अब हम लोग अगर काउंटिंग की बात करें तो हमारे जो सारे 52 वर्ण हैं इसमें हम लोगों ने 11 तो देखे थे क्या, स्वर, प्लस 33 क्या देखे थे, यहां 11 स्वर, 33 व्यंजन, और 33 व्यंजन के बाद या हम लोग और छोटे छोटे आपको गिनना हो तो आप देखें 25 थे आपके कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और 4 थे आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 थे आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये कितने हो गए, 5 5 10 4 14, और 1 2 1 3 1 4, 44 हो गए। इसमें देखो अब आप, इसमें फिर आपको 4 जोड़ना है क्या, संयुक्त व्यंजन, और प्लस 2 जोड़ना है आपको उत्क्षिप्त या लुंठित व्यंजन, और 2 जोड़ना है आपको अनुस्वार। ठीक है, ये आपका है तो लिख दूं मैं, ये हो गए आपके स्वर, ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, और ये 4 हो गए आपके ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या, ये 4 आपके हो गए ऊष्म या संघर्षी, और 4 हो जाएंगे आपके संयुक्त व्यंजन, और बीच में आपने हमने 2 और बताए थे आपको, जो आपके उत्क्षिप्त या लुंठित, सॉरी उत्क्षिप्त या द्विगुण, इनको हम कहेंगे द्विगुण, और 2 हो गए आपके अयोगवाह, अयोगवाह। तो आप देखेंगे कि 4 दूनी 8, 4 थी 12, 13 14 15 16 17 और 27, और 27 से 28 29 30 31 32 और 20 52, ये टोटल आपके 52 हो गए हैं। तो आप जैसे भी आपको इनमें से पूछ रहा है, ये संख्या भी पूछी जाती है, आप ध्यान रखना। तो टोटल मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आपको, तो ये आपके 52 हो गए। हाँ, स्वर अगर कभी ना आपको 11 ना मतलब पूछा है ऑप्शन में 11 ना दिया जाए तो आप इसको 13 मान लेना। ठीक है, क्योंकि ये अयोगवाह को भी फिर इसमें मान लेते हैं कुछ लोग, और अगर ये भी ना हो तो 10 मान लेना। वैसे मुक्त आपको 11 ही मान के चलना है। ठीक है, ये सर्वमान्य है, बाकी जो भी जैसा पूछ रहा है वो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। लास्ट और एक दो छोटी छोटी बातें, जैसे जिन शब्दों का उच्चारण लास्ट खत्म हो, जैसे हमने कहा राम, तो राम के अंत में छोटा आ रहा है तो ये अकारांत, जिस शब्द से अंत हो, जिस स्वर से अंत हो, जैसे आ से अंत हो रहा है तो हम लोग कहेंगे राम कैसा है, अकारांत। हमने कहा मान लो कि कमल कैसा है, कमल, तो इसका अंत कैसे हो रहा है, छोटा आ से। छोटा आपको दिख रहा है, ला में क्या है, छोटा आ शामिल है, तो ला ऐसे है ना, ला हलंत वाला प्लस छोटा,
तो ये जो आ होता है, जिसके अंत में आ होता है तो अकारांत। अगर बड़ा हो, हमने कह दिया रामा, ठीक है, या हमने कह दिया राजा, तो ये बड़ा संत हो रहा तो आकारांत, जो छोटा तो अकारांत, बड़ा तो आकारांत, छोटी इकारांत। हमने कहा सुरुचि, देखो छोटी ई से खत्म हुआ सुरुचि, ई से खत्म हुआ तो इकारांत। ऐसे बड़ी ई से खत्म होगा, हमने कहा पानी तो ईकारांत। ऐसे उकारांत, 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 अकारांत, जो भी आया सब ऐसे कर लेना। आगत वर्ण इसकी चर्चा हम कर चुके पीछे, इसलिए अब हमें और नहीं पढ़ना है। चलिए, तो काफी लंबी वीडियो हुआ, लेकिन आप परेशान ना हो। मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में आपको लगभग सब चीजें बता दूं। वर्णमाला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी पेपर में कहीं से भी आपको यहाँ देख लेना, अगर वो टॉपिक में सिलेबस में वर्णमाला है, और होता ही है हिंदी के, जो भी अगर सिलेबस में हिंदी है तो वर्णमाला जरूर होता है। वहां से कम 2 प्रश्न तो पक्के में आते हैं, और ज्यादा आ जाए तो कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वर्णमाला नहीं आती है तो आपको संधियां या और भी जो बहुत से टॉपिक हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भले ही समय थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बिल्कुल गलत नहीं होगा इसमें से कभी भी कोई प्रश्न। और इसका अभ्यास करवाने के लिए मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी इसकी अपलोड कर दूंगा, और उसमें आपको बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, फिर देखना कितने प्रश्न कर पाते हैं आप। लगभग सब आपके पढ़े हुए प्रश्न होंगे। 1-2 अगर कोई नए तरीके का प्रश्न होगा तो उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया जाएगा। तो बस आज हमने ये पूरा पढ़ा है, और आप सब हमारे साथ इतने समय तक बने रहे और पूरा समय दिया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस और क्वेश्चन आपके माध्यम से पूरा हिंदी का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।